डाउट से क्या बताएं, क्या चीज पूछना चाह रहे हैं, क्या डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों में? सर ये डाउट था कि अगर गुड्स रिटर्न करते हैं, गुड्स रिटर्न आते हैं, तो जो उसमें लिस्ट प्राइस दी थी उसमें से ट्रेड मुझे बिल्कुल ध्यान आ गया, मुझे ध्यान आ गया कि कैसे करना है उस चीज को, समझ गया। अब देखिए मैं आपको दूसरी चीज समझा रहा हूँ, डिस्काउंट की बात समझा। अच्छा, पहले वाली शीट्स में भी एक दो था, वो भी था, एक सेकेंड, कुछ लोगों ने डाला था भाई। एक तो ये डिस्काउंट वाला डाउट है। डिस्काउंट के अलावा डिस्काउंट मैंने दिया है शीट नंबर 4 से, शीट नंबर 4 में डिस्काउंट दिया, उसके पहले मैंने डिस्काउंट नहीं दिया आपको। ठीक है, तो आप बताइए शीट नंबर 3 तक किसी को डाउट है क्या? फिर मैं शीट नंबर 4 पे आता हूँ। मुझे हाँ बोलो यशवर्धन। हाँ शीट नंबर 3 का जो क्वेश्चन 8 है ना सर, शीट नंबर 3 का जो क्वेश्चन 8 है, ओके, उसकी 7 वाली एंट्री में मुझे कंफ्यूजन है। शीट, अच्छा एक चीज और है कि आप जब भी क्वेश्चंस भेजेंगे आप लोग प्लीज मेरे को शीट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिए। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोग वो भेजते हैं, क्या है कि एक एक क्वेश्चन भेजते हैं, तो वो बड़ा मुझे टाइम लगता है समझने में कि कहाँ गया, क्योंकि वो सब दिक्कत आती है ना। तो शीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 में जनरल एंट्री बता दीजिए। अच्छा शीट नंबर 4, अच्छा शीट नंबर 4 पे मैं आता हूँ, शीट नंबर 4 पे आता हूँ। पहले मैं शीट नंबर 3 तक का कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, शीट नंबर 3 का कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर क्वेश्चन 8 की जुलाई 14 वाली एंट्री। अच्छा देखिए, हमने विजय को गुड्स बेचे हैं 40,000 के, और उसने 40% हमें कैश दे दिया, यही वाला ना? हाँ सर, उसमें कार्टेज वाला समझ में नहीं आ रहा, उसने दिए थे, कार्टेज, हमने दिए थे कार्टेज बेटा, कार्टेज। कार्टेज होता है लोडिंग रिक्शा का जो खर्चा होता है ना, वो सब कार्टेज रहता है, कहलाता है। कार्टेज हाँ माने सर। सामान उठाने धरने का खर्चा, तो कार्टेज खर्चा हमने दिया है ना। तो ये वाला सेल की एंट्री आती है कि नहीं आती, पहले तो बताओ। हाँ सर, ये तो आती है। विजय को हमने 40,000 के गुड्स बेचे, टू सेल्स, ये ले लो आप 40,000 से। विजय ने 40% का पेमेंट कर दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट 14% मतलब 16,000। विजय 16,000। फिर हमने कार्टेज दिया, कार्टेज हमारा खर्चा है, तो कार्टेज एक्सपेंसेस डेबिट कितना, 600 रुपया, तो कैश 600। हमारी ये एंट्री है। ये 3 एंट्रीज होंगी। अब मैं चाहूं तो जैसे मैंने आपसे उस समय भी पहले भी क्लास में कहा था, इन दोनों एंट्रीज को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। इन दोनों एंट्रीज की मैं एक एंट्री कर सकता हूँ, विजय अकाउंट डेबिट। विजय से अब कितना पैसा लेना है? 24,000 रुपए लेने हैं, 16 तो उसने दे दिए। फिर कैश अकाउंट आ गए 16,000। टू सेल्स 40। तो हम इन दोनों की एक एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये ऐसे हमारी एंट्री। तो ये वाली एंट्री में थर्ड शीट में ये था डाउट। और बताइए थर्ड शीट तक किसी को ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। सर अगर कोई अपनी तरफ से कार्टेज, क्या चीज? सर अगर कोई अपनी तरफ से कार्टेज पे करता है तो सर इसमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा सर? कोई अपनी तरफ से कार्टेज अकाउंट पे करता है? नहीं, हाँ मैं सर, समझा जैसे कि नहीं। अपन को करना है लेकिन कोई और अपनी तरफ से मतलब? सर वो बिहाफ वाली एंट्री है ना। अच्छा, ओके 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 ओके। मैंने बिहाफ की कोई एंट्री दी थी क्या? मैंने यस बिहाफ सर, है, वो वाली आगे दी। आएगा, लेकिन मैंने अभी दे दी क्या पहले से? यस सर, दी थी। अच्छा, यस सर। दी थी, ओके सर ठीक। ओ वाली एंट्री एसी में। हाँ। अच्छा, इसमें ही होगी, बिहाफ में भी होगी, ओके ठीक है, समझ गया। मैंने बिहाफ की दी थी, तो मैं उसको बता देता। हाँ, ये बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन 12,000, सप्लायर पेड फ्रेट ऑन आवर बिहाफ। इसका क्या मतलब हुआ वो भी हम देख लेते हैं।
बॉट गुड्स फॉर फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने गुड्स खरीदे 12,000 रुपए के, और जो फ्रेट 1,000 रुपए का भाड़ा सप्लायर माने जिसने माल बेचा उसने हमारी तरफ से दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए साहब मैं भोपाल में बैठा हूं, मैंने ग्वालियर से सामान मंगवाया, किससे खरीदा? मोहन ग्वालियर बैठा है, मैं भोपाल बैठा हूँ, मैंने कहा भाई ये सामान भेज दे, तो बोले साहब 12,000 का बिल है, भाड़ा आपका है। मैंने कहा ठीक है भाड़ा मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसा कर बेटा तू सामान भेज दे वहां से, और तू 12,000 1,000 रुपए भाड़ा का जो है तू दे देना, मैं तेरे को दे दूंगा। तो वो खर्चा 1,000 रुपए भाड़ा जो है फ्रेट, वो मेरा है कि सप्लायर का, जो बेच रहा है उसका खर्चा है कि खरीदने वाले का? ये बताइए सर आपका खरीदने वाले का, मेरा खर्चा, खरीदने वाले का खर्चा। ये भाड़ा सप्लायर नहीं कह रहा है कि वो देगा, सप्लायर मुझे देना है। ये अच्छा कैसे मालूम मुझे देना है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि सप्लायर ने मेरे तरफ से दिए, मेरी तरफ से दिए, मतलब मुझे देना होगा तभी मेरी तरफ से दिया उसने। पैसा किसने दिया? उसने दिया, लेकिन वो मेरा खर्चा है। तो अब मैंने 12,000 का सामान खरीदा और 1,000 रुपए भाड़ा लग गया। आप बताइए मुझे मोहन को, तो मोहन को मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 13,000। 13,000। 13,000। तो 13,000 में क्या हो गया? परचेजेस आ गया, परचेजेस आ गया। 12,000 के तो गुड्स, 12,000 के गुड्स, और फ्रेट 1,000 का फ्रेट, और मोहन को मुझे देने हैं 13,000। तो मेरी एंट्री कुछ ऐसे बने, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू मोहन 13,000। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। तो ऐसे हो जाए, यस सर। ऐसे हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक मेरे दिमाग में एकदम से आया था फिर निकल गया भाई। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आया था मेरे दिमाग के अंदर, वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको उसको कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो निकल रहा है, मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने गुड्स खरीदे और ये फ्रेट जो है सप्लायर ने पे किया है। चलिए ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? शीट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 का M और N सैलरी आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने 5th शीट में फिर डाली है समझाने के लिए, मैंने शीट नंबर 3 में भी डाल दिया होगा M और N। ओके, चलिए बता देते हैं। ये दोनों ट्रांजैक्शन भी देख लीजिए क्योंकि मुझे आपको आगे बताने ही है। ऊपर की सर, हाँ जी बोले, क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन की जे वाली एंट्री भी बता देना सर। इसी क्वेश्चन 7 वाला क्वेश्चन है ना, इसमें जे वाली एंट्री भी बता देना। जे वाली सर, उसमें पेड GST इनकम दी टैक्स हुई एंड जीएसटी, ये इनकम टैक्स दिया और जीएसटी दिया, ये वाला ना। है। हाँ सर। और ये भी बता देता हूँ, के भी बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में जे और के दोनों बता देता हूँ। अच्छा हाँ, याद आ गया जो मुझे बताना था पॉइंट। इस पे आने से पहले एक चीज और मुझे बतानी है कि मान लीजिए ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स माने माल खरीदा, ठीक है। अमाउंट चलो लिख देते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, क्रेडिट ₹12,000, purchased goods on account ₹12,000, purchased goods from Jay ₹12,000, purchased goods from Jay on account ₹12,000। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इसको नाम देना पड़ेगा,
हाँ, अब बताइए, जब हमारे पास 6 ट्रांजेक्शन्स हैं, इनमें सारे ट्रांजेक्शन उधार के हैं कि सारे ट्रांजेक्शन कैश के? आप मुझे ये बताएंगे कि इसमें कैश के ट्रांजेक्शन कौन से, मतलब नगद वाले कौन से जिसके अंदर हमने खरीदा और पैसा दिया, और आप मुझे ये बताएंगे कि इसके अंदर उधार वाले ट्रांजेक्शन कौन से हैं जो कि हमने उधार में खरीदा। नंबर बता दीजिए, ABCD से बता दीजिए कौन से नगद वाले हैं, कौन से उधार वाले। सर ए कैश है, ए बी कैश बी है, और डी नगद वाले हैं। बाकी तीनों ABD क्रेडिट है। तो बाकी सारे क्रेडिट है। मुझे बताया गया है कि A सर नगद वाला है, B नगद वाला B है और D नगद वाला है, ऐसा? सर FB नगद वाला है। सर FB नगद वाला है, अच्छा सर ठीक है, सर डी नगद वाला नहीं है सर, डी में बैंक में जा रहा है ना पैसा। अच्छा ठीक है। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट बैंक अकाउंट में जा रहा है, कैश नहीं है। इसके अंदर आपका राय अलग अलग है, ठीक है। और क्रेडिट वाला कौन सा पक्के तौर पे? सर पक्के तौर पे सी वाला पक्के तौर पे है। C और E ई वाला सर। और E E वाला। ए और बी ओनली कैश ट्रांजैक्शन। तो मतलब ये है कि हाँ, सर डी और एफ बैंक वाले अकाउंट वाले, ए और बी अकेले कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा अच्छा, आपका कहना है कि बैंक वाले बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, डी और एफ वाला, डी और एफ वाला आपका कहना है बैंक। सर ए और बी अकेले कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा, तो आपका कहना है कि अगर नगद ट्रांजेक्शन बोलेंगे तो नगद ट्रांजेक्शन सिर्फ ये 2 हैं, ये बैंक वाले हैं, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसके अंदर किसी और की अलग राय है कि सबकी यही राय है? सर ऑन अकाउंट वाले सर उधार है सर। अच्छा, एक राय ये आ रही है कि जो ऑन अकाउंट वाले हैं, जो डी और एफ हैं, ये उधार लिए उधार सर। के ट्रांजेक्शन है। ओके, यस सर ऑन अकाउंट है। और कोई राय? ए और बी अकेले कैश ट्रांजैक्शन से बाकी क्रेडिट है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर दे रही है। फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? ए और बी अकेले कैश ट्रांजैक्शन से बाकी सब, ए और बी अकेले कैश ट्रांजैक्शन से बाकी क्रेडिट। अच्छा, ए और बी कैश ट्रांजेक्शन है, बाकी सब उधार के ट्रांजेक्शन है। हाँ सर। देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर के पास में कोई एक किराने की दुकान है, आप उस दुकान पे अक्सर जाते हो और आप गए सामान लेने के लिए, आपने उस दुकानदार से कहा कि भाई ये मुझे सामान दे दीजिए, और आपके थोड़े से पैसे कम हो गए, ठीक है, आपके थोड़े से पैसे कम हो गए और आपने उससे कहा कि ये मुझे सामान दे दीजिए। दुकानदार ने तो जानता था आपको, तो उसने क्या, आपने उसको कहा भाई डायरी में लिख लो, मैं कल आऊंगी या परसों आऊंगी तब दे दूंगी, अभी ये सामान ले आए आप। तो आप मुझे बताइए कि आपने जो पैसे नहीं दिए, जो उसने डायरी में लिखे, वो उधार के लिखे कि कैश के लिखे? उधार के। तो जब आप उधार में, अच्छा, जब आप दुकान पे जाते हैं, पैसे देकर आते हैं, सामान लेते हैं, तो भी वो डायरी में लिखता है क्या? जब आप उधार में लाते हैं तब सामने वाला अपने कहीं लिखता है कि नहीं लिखता है? तो पहली चीज ये समझिए आप कि जब आप नगद में सामान खरीदते हैं तो किसने खरीदा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है किसने खरीदा। लेकिन जब आप उधार में बेचते हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि किसने खरीदा, उसका नाम आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप पैसा जब लोगे तो किससे लोगे। बात समझ में आ रही है आपको? पहली चीज आपको ये समझना है कि जब आप उधार में बेचते हैं क्रेडिट में, तो नाम जानना जरूरी है। कैश के अंदर आपके लिए नाम जानना जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक बात तो जो डायरी में लिख रहा है उसको कहते हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट माने अकाउंट, खाते में लिख देना। कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में, भाई खाते में लिख देना, बाद में दे देंगे पैसा, या चढ़ा देना, डायरी में चढ़ा देना, बाद में दे देंगे। तो ये डायरी में चढ़ा देना या खाते में लिख देना, इसका मतलब होता है ऑन अकाउंट, खाते के में देना, खाते से देना। तो पहली बात यह है कि जब भी ऑन अकाउंट शब्द आएगा तो इसका मतलब वो उधार में खरीदा गया है। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार में। तो आपको पहले ये समझना है कि जो ऑन अकाउंट वाले ट्रांजेक्शन्स हैं ये उधार वाले ट्रांजेक्शन्स हैं। जहां पे भी ऑन अकाउंट है, तो डी और एफ ऑन अकाउंट है, तो ये जो डी एफ ट्रांजेक्शन है ये उधार, ये बैंक वाला नहीं। अकाउंट का मतलब यहाँ पे बैंक नहीं है, अकाउंट का मतलब है खाते में लिख कर दे रहा है सामने,
ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर मैं इसको जोड़ देता हूँ, डी और एफ भी जोड़ देता हूँ। एक बात, दूसरी चीज, ये आप लोगों ने सबने सही कहा कि जो ए वाला ट्रांजैक्शन है, इस ए वाले ट्रांजैक्शन में ये नहीं लिखा है कि नगद में बेचा, खरीदा कि उधार में बेचा, लेकिन यहाँ पर किससे खरीदा वो तो नाम भी नहीं दिया हुआ है। तो जब नाम नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया है कि कैश में या क्रेडिट में, और नाम भी नहीं दिया हुआ है, तो हम उसको कैश ट्रांजैक्शंस मानते हैं। लेकिन ई ट्रांजैक्शन में भी तो यही बात है, ई ट्रांजैक्शन में नाम तो दिया है लेकिन ये नहीं दिया कि नगद है कि उधार है। तो जब नगद उधार नहीं दिया और नाम दिया हुआ किससे खरीदा, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसका और क्लियर करूं, अगर मैं कहता हूं सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000, 10,000 के गुड्स बेचे, और मैं आपसे कहता हूं सोल्ड गुड्स टू इन दोनों में एक फर्क है। दोनों ट्रांजैक्शन में खास बात क्या है कि इसमें नहीं दे रखा है कि कैश कौन सा है और क्रेडिट कौन सा है। तो लेकिन नाम का फर्क है, एक ट्रांजैक्शन में नाम दिया है, एक में नाम नहीं दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ऑन अकाउंट है। जैसे मैंने आपको अभी जो ट्रांजैक्शन दिया इसमें बता दिया कि भाई नगद खरीदा, उधार में खरीदा, ऑन अकाउंट माने उधार में खरीदा, ये उधार में खरीदा, लेकिन यहाँ तो नगद दिया है, उधार दिया है, लेकिन नाम दिया है या फिर नाम नहीं दिया है। तो नाम नहीं दिया है तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा, और अगर नाम दिया है तो हम उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, लेकिन नाम तो दिया ही नहीं है, लेकिन ये तो लिखा है ना क्रेडिट में, तो इसको उधार ही माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह ही रहा है क्रेडिट में। क्वेश्चन ने तो खुद ही कह दिया क्रेडिट में, लेकिन नाम नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, हम जब बेचने की एंट्री करेंगे तो हम डेटर को डेबिट कर देंगे या फिर हम कस्टमर के खाते को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। उसमें क्या था, नाम नहीं दिया तो डेटर लिख देंगे, कस्टमर लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन तो कह ही रहा है ना कि क्रेडिट में, उधार में बेचा है, तो उधार में बेचा है मतलब तो ये उधार का ट्रांजैक्शन। और अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा कह दे, sold goods to Komal और कैश ₹10,000, ये तो क्वेश्चन ने कह दिया कैश में बेचा है। नाम दिया है तो क्या, लेकिन बेचा तो क्या नगद है ना। तो हमारे लिए भले ही क्वेश्चन में नाम दे रखा है, लेकिन ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नगद में बेचा है। तो नगद में बेचा है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितनी हो जाएगी, 10,000। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट पर तो मुझसे पूछ लीजिए। सर ये ऑन अकाउंट वाला कोई सेल्स में भी बनेगा ना? ऑन अकाउंट वाला, ये जो क्वेश्चन जैसे परचेज ऑन अकाउंट, वैसे ही सेल्स में भी होगा ही। मैं सेल्फ मतलब समझा नहीं। ऑन अकाउंट माने उधार में खरीदा, मतलब आगे क्या कहना चाह रही हूँ मैं समझ नहीं। उधार में उधार बेचा। उधार में बेचा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये ट्रांजैक्शन ऐसा है कि सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, तो मतलब उधार में बेचे। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट मतलब ये उधार में बेचे। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट मतलब मैंने ये उधार में बेचा। ठीक है सर, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे ही था। हाँ हाँ रिसीट फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। हाँ, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखिए, मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन अकाउंट टू नरेश। नरेश को हमने 5,000 के गुड्स अकाउंट में बेचे, मतलब उधार में बेचे। इसकी एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हमारी हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी,
एंट्री क्या हो जाएगी? नरेश अकाउंट, नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेश डेबिट टू सेल्स। अब अकाउंट का, नरेश का खाता मेरी बुक्स में बना हुआ है, मैंने अपना उसका खाता बना रखा है, बता रखा है नरेश से पैसे लेने हैं। तो जब ये नरेश से जो पैसे लेने, जब नरेश वो मुझे पैसे देगा तो मैं उसको ट्रांजैक्शन लिख सकता हूं, रिसीव्ड। तो नरेश कौन से पैसे दे रहा है? जो उसके खाते में लिखे हुए बोले पैसे दे रहा है। नए कोई पैसे नहीं दिए नरेश ने। नरेश ने कोई नया माल नहीं खरीदा। नरेश ने कोई हमें उधार नहीं दिया कि नरेश अभी नया माल खरीद रहा उसके पैसे। अरे वो पुराने पैसे थे, लेने थे उससे, वो दे रहा है। तो इसकी हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। इसका मतलब ये हुआ कि नरेश से जो पुराने पैसे लेने थे खाते के वजह से, उसके खाते में लिखे होने के कारण वो वाले पैसे नरेश ने हमें अभी दिए। कोई नए पैसे नहीं दिए या नया माल नहीं खरीदा। नरेश ऐसा भी तो सकता है नया पैसा 5,000 रुपए दे के नया माल खरीद के ले जाए ना। नरेश ने से हमें लोन भी दे सकता है ना। नरेश ने ऑन अकाउंट का मतलब होता है पहले के पुराने जो बाकी थे नरेश ने वो चुका है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। पेड में एंट्री ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब पलट पेड जाएगी। में उल्टी नीचे हो जाएगी। हाँ ठीक है। अब हम गुड्स खरीदेंगे, मान लीजिए हमने लिखा परचेज ऑन अकाउंट फ्रॉम पुनीत ₹4। हमने 4,000 के गुड्स पुनीत से ऑन अकाउंट खरीदे। ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू पुनीत, परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। अब अगर जब मैं पे करूंगा तो पेड टू पुनीत ऑन अकाउंट, पेड टू पुनीत ऑन अकाउंट ₹4,000। 4,000 रुपए पुनीत को ऑन अकाउंट हमने पे किया। तो हमारी एंट्री हो जाएगी पुनीत अकाउंट डेबिट ठीक है। ये वाले पॉइंट क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करिए। एनी कंफ्यूजन? अभी जो मैंने समझाया उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है। अब मैं आगे आ रहा हूँ। जो दूसरे आपने डाउट्स पूछे उन पे आता हूँ। एक आपने पूछा है हमने इनकम टैक्स दिया और जीएसटी दिया। यहाँ पे फर्क ये है कि जो इनकम टैक्स होता है ये ओनर का खुद का टैक्स होता है, और जो जीएसटी होती है वो बिजनेस की होती है। और इनकम टैक्स ओनर का खुद का होता है, जीएसटी बिजनेस की होती है। तो जब आप इनकम टैक्स देते हो तो उसको हम ड्रॉइंग्स मानते हैं। इनकम टैक्स को ड्रॉइंग्स माना जाता है। टू कैश 2,000। जीएसटी तो सामान पे बेचने पर लगता है और बिजनेस देता है। तो जीएसटी जब आप पे करते हो तो आप उसकी एंट्री करते हो जीएसटी पेड, जीएसटी पेड 1,000 कैश। ठीक है। तो इनकम टैक्स और जीएसटी में ये फर्क है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर किसी को? नो सर। जब इनकम टैक्स पेड आएगा तो आपको वो ड्राइंग्स लेना है, और जब जीएसटी पेड आएगा तो आपको उसको खर्चे में डालना है, एक्सपेंस में डालना है। दोनों की अलग-अलग एंट्री करना है। अब ये दोनों आप एक साथ भी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि दोनों में कैश क्रेडिट हो रहा है। एक साइड जब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दोनों एक हो तो आप कंपाउंड कर सकते हो। तो मैं इसकी एक एंट्री भी कर सकता हूँ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए, जीएसटी पेड अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए, टू कैश 3,000। ठीक है।
एक सर सेकंड, हाँ बोलिए। सर CGST और IGST वाले कैसे हो रही? वो बताएंगे बेटा, वो बाद में बताएंगे, अभी पहले बेसिक एंट्रीज हो जाए फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट कंफ्यूजन इस ट्रांजैक्शन में? नो सर। नो सर। अब एक No, सलोनी है कैशियर और 1000 रुपए एम्बेजलमेंट, एम्बेजल्ड माने हेरा फेरी कर दिए, गायब हो गए, 1000 रुपए चोरी हो गए, गायब हो गए, एम्बेजल हो गए, तो इसको हम बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट, इसको हम बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। और क्या गायब हुआ? कैश। अगर सामान चले जाते तो परचेसेस लिखते हैं, नगद गया तो कैश, 1000 रुपए से ही हमारी एंट्री जाएगी। लॉस बाय थेफ्ट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है हेरा फेरी कर दिए, गायब कर दिए, निकाल लिए, जो भी कर लिए। एम्बेजल कर दिए मतलब उठा लिए, गायब कर दिए, समथिंग लाइक, इसका कहते हैं एम्बेजलमेंट। ठीक है, तो के ट्रांजैक्शन जो है उसकी एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है ये बात सबको? यस सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है Yes, किसी sir. को इसके अंदर? नो सर। No, sir. अब मैं आता हूं ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस। देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉय काम कर रहा है और उस एम्प्लॉय ने, उसकी तनख्वाह बनती है 10,000 रुपए और आप उसको सिर्फ आपने 5,000 रुपए दिए, 6,000 रुपए दिए, 4,000 रुपए नहीं दिए। तो जो आपने 4,000 रुपए नहीं दिए, ये आपकी क्या है? ये मतलब आपको देने हैं कि नहीं देने हैं? पहले बताइए। देने सो देने। क्यों देने हैं? आपने सामने से काम ले लिया इसलिए देने। आपने काम, उसने सामने वाले ने 10,000 रुपए का काम किया था कि आपने 6,000 रुपए दिए, 6,000 का काम किया था, ये बताया? 10,000 का। 10,000 का। लेकिन आपने दिए कितने? 6,000, 4,000 देने। तो जो 4,000 रुपए और देने हैं, ये आपके दायित्व हैं, ये आपकी लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज क्यों हो गए? क्योंकि काम कराया आपने सामने वाले से 10,000, दिए कितने? 6,000। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप किराने की दुकान पे गए, आपने सामान खरीदा 400 रुपए का, आपके पास थे 300 रुपए, 100 रुपए कम पड़ गया, आपको सामान ज्यादा हो गया, तो आपने कहा 100 रुपए बाद में दे देंगे। तो आपने सामान कितने के लिया? 400 का, पैसा कितना दिया? 300, 100 रुपए उधारी, क्रेडिट, ये लायबिलिटी है आपकी। इसी ढंग से जब आपके यहाँ लोग कोई काम करता है, आप सामान नहीं खरीद रहे उससे, उससे सेवाएं ले रहे हो, उसका काम करवा रहे हो, उससे कितने का? 10,000 का, पैसे दिए 6,000। घर के अंदर बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल आता है ना घर में आप लोगों के? आता है सबके? हाँ सर। अच्छा, आप मुझे Yes, sir. बताइए, अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, तो क्या बिजली का बिल जनवरी का दिसंबर में आएगा कि दिसंबर का बाद में जनवरी में आता है? पहले आता है दिसंबर का बाद में। जनवरी में। दिसंबर का बाद बाद में। में। बाद में आए। बाद में। इसका मतलब एंड क्या ऑफ हुआ? मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बिजली कंपनी से बिजली खरीद ली, आपने बिजली कंपनी से सेवाएं ले ली, सर्विसेज ले ली, उससे बिजली कंपनी को कहा बिजली दो हमें, और बाद में आप पैसे देते हो। तो जब बिल आता है ना, इसका मतलब ये हो गया आपको पैसे देना ड्यू हो गया, आपकी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि पहले आप सर्विसेज पहले ले चुके हो। तो जब आप सेवाएं पहले ले लोगे और बाद में पैसा करते हो, तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाती है। जब तक आप नहीं देते हो, जब दे देते हो तो लायबिलिटी खत्म हो जाती है, जब तक नहीं देते हो तब तक वो लायबिलिटी हो जाती है। जब आप प्रीपेड और पोस्टपेड, मोबाइल में 2 तरह के चार्ज होते हैं ना, बिल प्रीपेड और पोस्टपेड होते हैं ना। यस सर प्रीपेड में क्या करते हो? आप पहले पैसे दे देते हो, बाद में यूज करते हो, तो वो तो लायबिलिटी नहीं है आपकी, आपने तो पहले पैसे दे रखे, जमा है आपके पैसे उसके पास। पोस्टपेड में क्या होता है? आपने पहले यूज किया, फिर आपने पेमेंट किया, ये दोनों फर्क है। तो पोस्टपेड में जो आप पैसा बाद में देते हो सर्विसेज लेने के बाद, सेवाएं लेने के बाद, ये आपकी लायबिलिटी होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? पहले ये बताइए। हाँ सर, आ गई। यस सर यस सर, आ गई।
अब एक छोटा सा पॉइंट और है, आप एक किराने की दुकान पर गए, कुछ सामान खरीदा आपने 400 रुपए का और पैसे दिए 300 रुपए, 100 रुपए देने, आपके खर्चा कितना हुआ? 300 हुआ, 100 हुआ कि 400 हुआ? 400 सामान खरीदा 400 रुपए का, पैसे दिए 300, 100 रुपए देना बाकी, आपका खर्चा कितना हुआ? 100 हुआ, 400 हुआ, 300 हुआ? 400 300 300 हुआ, 400 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ? सर हुआ 400 का, दिए 300, 100 बाकी है लाइबिलिटीज में। 100 बाकी लायबिलिटी। सर आपका माइक में हाँ हाँ, आपका खर्चा हुआ 400 का, आपने पेमेंट किया 300 का, ये हुआ। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे एक ट्रांजैक्शन देता हूं आपको, मैं आपसे कहता हूं सैलरी ड्यू ₹5,000, पेड ₹3,000। तो सैलरी कितनी देनी है अपने को, ये बताइए, कितनी देनी है अपने को? 5,000। तो इसका मतलब सैलरी जो खर्चा हो गया वो तो हो गया 5,000 रुपए, और दी कितनी? 3,000। तो भाई कैश जो जाएगा वो जाएगा 3,000 रुपए, और जो 2,000 नहीं दी वो आपकी लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी को हम नाम देते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग, देना बाकी। आउटस्टैंडिंग या फिर सैलरी ड्यू, आप इसको सैलरी ड्यू भी लिख सकते हो। टू सैलरी आउटस्टैंडिंग ज्यादा यूज होता है, आप इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको एक और नाम हो सकते हो, सैलरी अनपेड बाकी है या सैलरी ड्यू। तो 2,000 रुपए आपकी सैलरी, खर्चा हो गया 5,000 रुपए का, क्योंकि देनी सैलरी 5,000 रुपए, तो सैलरी देनी 5,000, दिया 3,000, 2,000 रुपए बाकी है। ये समझ में आई बात आपको? यस सर। तो ये जो आपने एक Yes, क्वेश्चन sir. पूछा था मेरे से, ये वाला, कि सैलरी देनी है 8,000 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए अपन ने नगद दे दिए, तो 3,000 तो अभी भी बाकी हैं। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कोई बताएगा मेरे को? सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश 5,000 टू सैलरी ड्यू 3,000। ड्यू या आउटस्टैंडिंग, जो भी आप लिखना चाहें। मैं ड्यू की जगह मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि ड्यू तो एक क्वेश्चन के हिसाब से ड्यू जो है ना वो 8,000 बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, इसमें कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग ड्यू को अनपेड भी ले लेते हैं कभी, तो यह सैलरी आउटस्टैंडिंग 3,000, ये हमारी, ये बात समझ में आ गई आपको? सर हाँ सर, ड्यू का मतलब होता है बाकी है। नहीं, ये यही मैं कह रहा हूँ, ड्यू में दोनों बातें दोनों ढंग से यूज होती है। अगर हम ड्यू का मतलब बाकी भी होता है, और ड्यू का मतलब जितनी देनी है वो भी होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ड्यू का मतलब है जितनी देनी है, 8 देनी है, देना निकल रहा है, देने के बनता है, हमको देना है 8,000, लेकिन हमने उसमें से 5,000 दिए, इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे ड्यू से ये निकल रहा है मतलब, ठीक है। तो इसलिए मैंने ड्यू नहीं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग वर्ड किया कि देना। वैसे भी मान लो, चलो देनी भी है, बाकी भी है, चलो बाकी मान लेते हैं, ड्यू का मतलब बाकी भी मानते हैं, 8,000 बाकी है, 5,000 दे दिए, मतलब बाकी क्यों हो गया, हमने सामने वाले से काम कराया इसलिए बाकी है 5,000 रुपए, 8,000 देने अपने, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन इसके अंदर आपको, किसी को? बता दीजिए। हाँ एन वाला कौन एन सा? वाला नहीं, एन वाला बता दो, ये अभी तक जो बताया इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नहीं सर। नो अब सर। एक दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए एक एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता है, जिसकी तनख्वाह है 8,000 रुपए,
उसने कहा साहब मेरे को कुछ काम आ गया, अगले महीने मेरे को मतलब मेरे को कुछ जरूरत पड़ गई पैसे की, तो अगले महीने में की तनख्वाह में से 4,000 रुपए मेरे को और दे दीजिए आप। तो आपने उसको नगद कितना पैसे दिए? 8,000 रुपए तो तनख्वाह उसकी इस महीने की, वो दी आपने, और 4,000 रुपए अगले महीने के दे दिए आपने। टोटल कितने दिए उसको? 12,000 से 12,000। लेकिन आपको देने कितने थे? 8,000। 8,000। और जो 4,000 रुपए आपने ज्यादा दिए वो अगले महीने उसकी तनख्वाह में से आप काटोगे कि नहीं काटोगे? काटेंगे सर। काटेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो अगले महीने के पैसे भी दे दिए, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग होता है ना, जो जैसे प्रीपेड। प्रीपेड उसको हम प्रीपेड बोलते हैं, उसको हम प्रीपेड बोलते हैं। जो हम एडवांस में देते हैं उसको हम प्रीपेड बोलते हैं। जो हम एडवांस में देते हैं उसको हम प्रीपेड बोलते हैं। तो आज हमने जो पहले पैसा हमने दे दिया वो हमारा प्रीपेड है, और जो बाकी है उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और जो हमने पहले एडवांस में दे दिया वो हमारा प्रीपेड हो जाता है। इज दैट ओके? यस सर। तो अब यहाँ पे हमारी जो एंट्री होगी वो हमारी एंट्री कुछ ऐसे होगी। हमारी एंट्री होगी सैलरी पेड 12,000। तो यहाँ पे मैं जो कैश को क्रेडिट करूंगा ना, वो मैं 12,000 से क्रेडिट करूंगा, और 4,000 एडवांस है तो वो प्रीपेड सैलरी हो जाएगी। और इसका मतलब जब 12,000 दिए, 4 एडवांस है, तो 8,000 तनख्वाह हुई हमारी। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश 12,000। ये एंट्री बनेगी इसका। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई यस डाउट है? सर। नो नो सर। सर। नो सर। अभी तक जो कुछ मैंने बताया उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्काउंट के बारे में, जो मैंने 4th शीट में डिस्काउंट डाला है। अच्छा, कोई बता सकता है डिस्काउंट हम देते क्यों है? क्यों डिस्काउंट देने की क्या जरूरत पड़ती है? सर कस्टमर को सर कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए। जल्दी पेमेंट कर दे। तो कस्टमर को ये अट्रैक्ट करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे, एक तो ये पर्पस होता है, एक तो ये उद्देश्य हुआ, एक इस कारण से डिस्काउंट देते। दूसरा, कस्टमर को कहते हैं भैया ऐसा है कि तू 2 महीने बाद पैसे देने वाला, तो अभी दे दे तो मैं तेरे को 100 रुपए छोड़ दूंगा। तो एक कारण होता है पैसा जल्दी दे, और एक कारण होता है माल ज्यादा खरीदे। दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कहते हैं दोनों एक ही है? नहीं, एक ही नहीं है। जब माल ज्यादा खरीदे मतलब उधार में खरीदे या नगद खरीदे, हम तो दोनों में देने को तैयार। भाई वो 5,000 का सामान खरीदा, बोले तू 7,000 का ले जा, मैं तेरे को 100 रुपए छोड़ दूंगा, भले ही पेमेंट तू बाद में दे देना, दे और दे देना, मैं 200 रुपए और छोड़ दूंगा तेरे। हम चाहते हैं वो ज्यादा सामान खरीदे, इसलिए हम उस कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। हम उस कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, भले वो नगद भी खरीदता है, उधार खरीदता है। तो दूसरा, वो पैसे जल्दी दे, इसके लिए हम एक डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट जो है वो 2 उद्देश्य से मेनली दिए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के लिए, और दूसरा कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पेमेंट उससे लेने के लिए। दोनों ढंग से दिए जाते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। एक होता है कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट है इसका उद्देश्य ये है अर्ली पेमेंट। इसका क्या उद्देश्य है? अर्ली पेमेंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट है इसका पर्पस है मोर सेल्स, ज्यादा माल बेचना। ज्यादा माल बेचना मतलब मोर सेल्स, और कैश डिस्काउंट का मतलब है अर्ली पेमेंट। इज दैट ओके? यस सर। इसमें किसी को Yes, कोई sir. डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नो सर। कोई No, कंफ्यूजन sir. नहीं है? क्लियर है बात आपको सबको? यस सर। ठीक है, सर हाँ बोलिए।
सर ट्रेड डिस्काउंट उसे भी कहते हैं ना जो होलसेलर से रिटेलर को मिलता है। हाँ, वो भी पर्पस उसका यही है, उसका पर्पस भी है कि रिटेलर को दिया जाता है डिस्काउंट, उसको भी पर्पस है। ट्रेड डिस्काउंट वहां भी लगता है ज्यादा माल बेचने के साथ साथ। जैसे जो इन्होंने बात पूछी है वो एक मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। उदाहरण ये देता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक यहाँ पे बुक रखी हुई है, एक किताब एक रखी हुई है, ठीक है। इस बुक का जो प्राइस है वो प्राइस है 375 रुपए, एमआरपी कितनी है 375 रुपए। अब सवाल उठता है कि मैं रिटेलर हूं, मैं एक किताब बेचता हूं और जिसने किताब छापी है, पब्लिशर जो है यहाँ पे जो धनपत राय एंड कंपनी जो पब्लिशर है उनने किताब छापी, तो मैं कस्टमर को तो 375 से ज्यादा बेच ही नहीं सकता क्योंकि इस पे तो 375 लिखा हुआ है। मैं 375 से ज्यादा तो बेच ही नहीं सकता इस किताब को। तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को क्या बचेगा, मैं तो कुछ कमाऊंगा ही नहीं। तो पब्लिशर कहता है कि ठीक है, इस पे मैं 20% आपको डिस्काउंट दे दूंगा। आपको 375 हमें नहीं देने, पब्लिशर कहता है 375 में 20% काट के आप हमें दे देना और आप 375 में बेच देना, आपको 20% का मिल जाएगा प्रॉफिट। ये भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट ये भी होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है मैन्युफैक्चरर रिटेलर को दे सकता है, जो उत्पादक है जिसने बनाया है प्रोडक्ट, और बेचने वाले को जो रिटेलर है ना, उसको दे सकता है। या अगर मान लीजिए हमारी चेन थोड़ी सी लंबी है, हमारी चेन लंबी मतलब माल जो है एक जगह से दूसरी जगह फिर दूसरी जगह जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए सामान जो है हमारा मैन्युफैक्चरर उत्पादक जो है, मैन्युफैक्चरर उत्पादक जो है होलसेलर को देता है, फिर होलसेलर जो है फिर रिटेलर को देता है, अब माल बिकता है। तो ये तीन लंबी, एक तो मैंने चेन बताई आपको, छोटी चेन थी, मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दे दिया डायरेक्ट। किताबों में तो ऐसे ही चलता है, किताबों में ज्यादा लंबी चेन नहीं होती, होलसेलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन ठीक है वो ज्यादातर तो रिटेलर के थे, लेकिन कोई कुछ सामान होता है मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को दिया। दूसरा हो सकता है मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया, दोनों हो सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, ये वाले लोग जो रिटेलर है ये तो एमआरपी पे बेचेगा, रिटेलर एमआरपी पे बेचेगा, तो एमआरपी पे बेचेगा तो रिटेलर को तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो तो बेचना ही नहीं चाहेगा, वो तो कहे मैं नहीं बेचता, मेरे को तो बचता ही नहीं है। तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेचेगा, तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे बेचेगा। इसको हम यहाँ पे सेल प्राइस बोल लेते हैं, हम लोग अकाउंट में भी सेल प्राइस बोलते हैं। तो होलसेलर क्या करता है, होलसेलर कहता है कि जो सेल प्राइस है उसके ऊपर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, आप मेरे से माल खरीदोगे तो मैं 10% कम मिलूंगा, 10%। तो होलसेलर को क्या मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर से जब होलसेलर खरीदता है तो मैन्युफैक्चरर कहता है होलसेलर को कि मैं आपको 20% दे दूंगा। तो मैं अगर होलसेलर हूं तो मान लो मोटे तौर पे मान लेते हैं 300 रुपए की किताब मान लेते हैं सिंपल, तो मैं अगर होलसेलर तो मैंने को होलसेल मैन्युफैक्चरर ने 300 रुपए में 20%, 60 रुपए 240 रुपए में मुझे दे दी किताब, मुझे 240 की पड़ी, 20% कम कर दिया उसने, ट्रेड डिस्काउंट। अब जब मैं बेचूंगा तो मैं 300 रुपए में 10% कम कर दूंगा, मतलब मैं 30 रुपए कम कर दूंगा, तो मेरे को तो पड़ी 20% में 240 में, मैं उसमें से 20% में से 10% में डिस्काउंट दे देता हूँ रिटेलर को, तो 10% बच गया ना मेरे को तो 60 रुपए कम हो गए थे, तो मैंने रिटेलर के 30 रुपए कम किए तो 30 रुपए मेरे को बच गए, 10% मैंने कमाया, 10% रिटेलर ने कमाया। ये भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये भी ट्रेड डिस्काउंट होता है, बिल्कुल सही कहा, ये ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे तो पूछिए मेरे से। मेरे को कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? नो नो सर। नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी का? हाँ, नहीं सर। नो अब हम सर। डिस्कस करते हैं हम इसके एंट्रीज कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। मैंने अब आपको इन दोनों डिस्काउंट का एक अंतर समझ में आना बहुत जरूरी है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में क्या अंतर है।
कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ नगद ट्रांजैक्शन में, कैश या बैंक का ट्रांजैक्शन भी नगद ही होता है, कैश या बैंक ट्रांजैक्शंस में दिया जाता है। कैश डिस्काउंट किस में देते हैं? कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैश ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है, बैंक के ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट आप उधार खरीदते हो तो भी दिया जा सकता है, लेकिन कैश डिस्काउंट उधार खरीदने में नहीं दिया जाता। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक जो पॉइंट मैंने बताया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब क्या होता है, कैश डिस्काउंट एक और डिफरेंस है, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस, बहुत मूलभूत अंतर है। मूलभूत अंतर यह है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से इसकी एंट्री नहीं करते, इसकी एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। आप कहेंगे सर नो एंट्री नहीं होती, इसका क्या मतलब है? वो मैं बताता हूँ। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ सिंपल सा, फिर आगे की कहानी हम बाद में करेंगे। अजय sold goods of ₹3,000 to Vijay at 10%. अजय ने 3,000 के गुड्स विजय को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचे। तो कोई मुझे बता सकता है कितने दाम पर बेचे होंगे? सर 700 माइनस कर देंगे तो 2,700। तो हम अजय जो एंट्री करेगा, अजय एंट्री करेगा विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,700। विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,700। बस मैंने ये डिस्काउंट 10% 300 रुपए कहीं एंट्री में दिखाया क्या? 300 रुपया मैंने? नो सर। नो यही सर। इसी का मतलब होता है कि उसकी एंट्री नहीं, इसी का मतलब होता है उसकी। और विजय क्या करेगा? विजय ने खरीदे है ना, तो विजय करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, विजय परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। ठीक है, विजय परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा और अजय को क्रेडिट करेगा। अजय से खरीदे, कितने के गुड्स खरीदे? 2,700। दोनों के केस के अंदर हमने 300 रुपए का डिस्काउंट नहीं दिखाया, यहाँ पे ऊपर 2,300 आया, 700 आएगा, वो नहीं लिखा। दोनों केस के अंदर 300 रुपए हम कहीं नहीं दिखाएंगे। ये है ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर एक बात और समझनी है, एक कहलाती लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इसको कहते हैं कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं, इसको एमआरपी भी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरे में बेचे जाने का मूल्य। फिर जब इस लिस्ट प्राइस में से आप ट्रेड डिस्काउंट घटा देते हो, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आप घटा देते हो, तो जो मूल्य आता है उसको आप बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब, इनवॉइस का मतलब होता है बिल। जब आप खरीदते हो तो सामने वाला बिल देता है ना सामान का, उसमें जो प्राइस लिखी होती है उसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। और ये लिस्ट प्राइस का मतलब है सूची, सूची 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 मूल्य। सूची मूल्य आप किसी दुकानदार पे बोले कि कंपनी का लिस्ट प्राइस दीजिए, कंपनी की जो प्राइसेस है वो डिसाइड कीजिए। तो अगर मैं इस धनपत राय की लिस्ट प्राइस मांगूंगा तो लिस्ट प्राइस के अंदर 375 रुपए की किताब लिखी होगी, तो सूची में तो 375 क्या रिटेल प्राइस भी, मैक्सिमम रेट। कैटलॉग, कुछ लोग कैटलॉग छापते हैं और फोटो वोटो डालते हैं प्रोडक्ट के, उसमें चित्र होते हैं, उसके अंदर दाम लिखे रहते हैं। कैटलॉग आप बोलते हैं, कैटलॉग के अंदर फोटो लिखी रहती है, उसके अंदर विवरण दिया रहता है, डिस्क्रिप्शन की वो सामान में क्या क्या है, उसमें प्राइस लिखी रहती है। ये वो प्राइस है जो सबके लिए, लेकिन इस प्राइस पे माल नहीं बिकता, इसमें डिस्काउंट देते हैं वो। आप गए किसी दुकान पे मोबाइल खरीदने के लिए, आपने कहा मोबाइल का, तो बताएगा देखिए कंपनी की लिस्ट प्राइस में, कंपनी के मोबाइल में ये 3,500 रुपए का लिखा हुआ है, तो ये लिस्ट प्राइस है, लेकिन उसके ऊपर उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है।
ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो प्राइस आती है उसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो जब हम बुक्स में एंट्री करते हैं तो एंट्री हमेशा हम इनवॉइस प्राइस पे करते हैं। एंट्रीज मेड एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे हम एंट्री करते हैं, इनवॉइस प्राइस पे हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमारी 2700 रुपए है, तो 2700 रुपए में मैंने एंट्री की, 2700 पे एंट्री की मैंने, लिस्ट प्राइस पे नहीं की, इनवॉइस प्राइस पे की। ये बात समझ आई आपको? यस सर। यस सर। अब आप मुझे बताइए कि आपको विजय से कितने पैसे, आप अजय हैं अगर, तो आपको विजय से कितने पैसे लेने हैं? विजय से आप कितने रुपए लेने हैं आप? 2700। 2700। तो विजय से जब आप 2700 ले, तो अब मेरा ट्रांजेक्शन ये है कि विजय पेड ड्यूज जो देने थे एट 5% कैश डिस्काउंट। विजय ने कहा कि उसने, विजय ने जो उससे ड्यूज थे, जो उससे बाकी थे, वो 5% डिस्काउंट पे विजय ने पे कर दी। तो हम उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अलाउड, अलाउड माने हमने दिया डिस्काउंट, और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, हमने दे रहे हैं डिस्काउंट। कितना लेना था विजय से? 2700, तो यहाँ तो हम 2700 लिखेंगे, लेकिन विजय से 2700 नहीं आए, 135 रुपए कम आए। 2565। तो यहाँ पे हमको आया 2565, और ये 2565 में हमने जो डिस्काउंट दे दिया वो दे दिया 135 रुपए। 135। ये एंट्री होगी। लेने थे 2700, कैश आया 2565, 135 का डिस्काउंट। अब अजय की एंट्री करेगा, अजय ने तो दिए पैसे, अजय एंट्री करेगा, सॉरी विजय एंट्री करेगा, विजय पैसे दे रहा है तो अजय को दे रहा है वो, तो अजय को डेबिट करेगा 2700। अजय को कितने देने थे? 2700। कैश कितने दिए? 2565। और ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड 135। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब होता है डिस्काउंट मिला। यहां पर डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये हमारे लिए आमदनी है, रेवेन्यू है, ये हमारे लिए आमदनी है, रेवेन्यू है। ये फर्क है। डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। किसी का कोई प्रश्न है? सर वो नो सर। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अगर तो। हाँ क्या? सर एक बार स्क्रीन वापस शेयर कर दो। ये ले, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछिए। और कोई क्वेश्चन तो पूछिए। सर लिस्ट प्राइस पर जो रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे बनती है? अब अगर मान लीजिए मैं आपसे यहाँ पे ये कहता हूँ कि विजय ने 1000 लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस कर दिए, 1000 लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस कर दिए, तो हमने विजय को लिस्ट प्राइस पे माल बेचा था कि इनवॉइस प्राइस पे बेचा था? इनवॉइस पे इनवॉइस प्राइस में। इनवॉइस प्राइस। सूचीबद्ध प्राइस पे, तो लिस्ट प्राइस पे तो नहीं बेचा था। तो नहीं सर, क्वेश्चन में तो आपको लिस्ट प्राइस दे रखी है, तो उस लिस्ट प्राइस को आप इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करके भेजिए। कन्वर्ट करिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब मैं आपको ट्रांजैक्शन देता हूं कि विजय रिटर्न्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹1000,
तो जब 3000 की लिस्ट प्राइस थी तो इनवाइस प्राइस हुई 2700। तो जब 1000 की लिस्ट प्राइस है तो इनवाइस प्राइस कितनी होगी? 900। 900। तो आप एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट 900 रुपए से टू विजय। तो जब आपने लिस्ट प्राइस पे बेचा ही नहीं, आपने इनवाइस प्राइस पर बेचा, तो जब आप माल की वापसी करेंगे तो भी आप उसको इनवाइस प्राइस पे ही वापस करें। और क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दे रखी तो उसको आपको इनवाइस प्राइस में बदलना पड़ेगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब और कोई क्वेश्चन है किसी का? सर जो इससे पीछे वाली सीट थी, मतलब वो जो आपने मतलब वो फॉलो कर रहे थे, उससे थोड़ा चालू कीजिए। तो वो डिस्काउंट अलाउड वाला, वो जो मतलब कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट काम कर रहे थे। अच्छा एक सेकेंड, मैं आता हूँ उस पॉइंट पे आता हूँ। मैं फिर से एक ट्रांजैक्शन बना रहा हूँ, मैं फिर से एक बना रहा हूँ, आप उसको देखिएगा, ठीक है? हम नाम बदल देते हैं ना। मैं दोनों की एंट्री करके दिखाने की कोशिश करूंगा, और दोनों सुमन सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस is 5,000 at 10%। ये जैसे मैं क्वेश्चन किरण कोई नाम, हाँ, ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ, तो जो हिंदी में बच्चे उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मुझे बताइए। सर मुझे तो आ रहा है। सर। यस सर, आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा जो हिंदी मीडियम वाला है क्लास में, उसको समझ में नहीं आ रहा है ट्रांजैक्शन जो मैं दे रहा हूँ? नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए। समझ नहीं आया। ये नहीं, मतलब ये इंग्लिश में जो मैं लिख रहा हूँ इसका हिंदी में क्या मतलब, वो समझ में नहीं आया क्या? नो सर। कहाँ से समझ में नहीं आया? अभी नहीं आया कि पहले से जब पढ़ा रहा हूँ अभी, आज बिल्कुल नहीं समझ में आया? नो सर, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, आप कौन है, नाम क्या है बेटा आपका? मेरा स्मिता नापित। अच्छा है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं करता हूँ कुछ इसके लिए, सोचता हूँ कैसे करें, मैं फिर तुमसे बात Yes, करता हूँ इस बारे में। ठीक है, सुमन सोल्ड गुड्स, सुमन ने 5000 लिस्ट प्राइस के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट में किरण को बेचे, 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो पहले बताइए सुमन इसकी एंट्री क्या करेगा? लिस्ट प्राइस कितनी है इसमें? 5000। इनवाइस प्राइस कितनी हो जाएगी? 4,500। 4500। तो सुमन एंट्री क्या करेगी उसकी? सुमन जब माल बेच रही है किरण को, तो क्या एंट्री करेगी? 4500 की। किरण डेबिट टू सेल्स 4500। डेबिट टू किरण सेल्स अकाउंट अकाउंट डेबिट 45,000 4500 टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट। 4500। और किरण क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन किरण अकाउंट किरण खरीद रही है तो किरण एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन। टू सुमन टू अकाउंट। सुमन। ये एंट्री होगी किरण की बुक्स में और एक एंट्री होगी सुमन की बुक्स में। सुमन ने खरीदा तो ये आया, ठीक है? ये हमारी एंट्रीज हो जाएंगी इनकी बुक्स के अंदर। अब मैं आपको दूसरा ट्रांजैक्शन देता हूँ। किरण पेड, आपने क्या पूछा था? रिटर्न वाला, पेमेंट वाला पूछा था, क्या डाउट पूछा था? रिटर्न वाला। किरण रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2000। 2000 लिस्ट प्राइस के गुड्स किरण ने वापस कर। तो अपन ने किरण को लिस्ट प्राइस पे तो माल बेचा नहीं था, अपन ने तो इनवाइस प्राइस पे बेचा है। यस सर। तो ये 2000 लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस किए किरण ने, इसकी इनवाइस प्राइस निकाली 1800। 1800। तो सुमन जो एंट्री करेंगे, सुमन एंट्री करेगी सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू किरण 1800। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू किरण 1800। और किरण एंट्री जो माल वापस करने की करेगी तो सुमन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स 1800।
ये एंट्री होगी हमारी। अब बोलिए इसमें क्या डाउट आ रहा है? हाँ बताइए। सर इसमें अकाउंट दो बनेंगे, मतलब सुमन और किरण के? नहीं, आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि आपको एंट्री किसकी करनी है। आपसे बोला जाएगा पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। इन द बुक्स ऑफ का मतलब हो गया, क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको क्या मानकर एंट्री करनी है, कि आप सुमन हो कि आप किरण। आपको दोनों में से एक बोला जाएगा, और अगर दोनों बोला जाएगा तो आपको दोनों का बनाना है। एक बार आपको सुमन बन के एंट्री करनी है कि आप अपने आप को सुमन मानिए फिर एंट्री कीजिए। फिर आपको एक बार किरण बन के एंट्री करनी है कि आप अपने आप को किरण मानिए फिर एंट्री कीजिए। तो मतलब ये है कि एक बार आप बेचने वाले बनिए, फिर क्या एंट्री होगी वो बताइए। और उसी ट्रांजैक्शन को एक बार आप खरीदने वाले बनिए, तब एंट्री कीजिए। ऐसा कब करना है? जब मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुमन एंड किरण। मैंने ऐसे क्वेश्चन शीट नंबर 4 में दिए हैं। यस सर। और अगर मैं दोनों नहीं देता हूँ, दोनों में से कोई एक देता हूँ, तो आपको उसकी एंट्री करनी है। आपको किरण बनना है तो आपको ये वाली एंट्री करनी है, आपको सुमन बनाऊं मैं तो आप ये वाली एंट्री करनी है। तो जब आपको बोलूं कि आप सुमन की बुक्स में कीजिए, तो आप मानिए आप सुमन है, आप खुद सुमन है और आप क्या एंट्री करेंगे। जब मैं आपको बोलूं कि आप किरण की बुक्स में एंट्री कीजिए, तो आप अपने आप को मानिए कि आप किरण है, तब क्या एंट्री होगी। और आपको दोनों बोलूं तो आप दोनों बन के दीजिए। जैसे डबल रोल करते हैं ना पिक्चरों में, है ना, मूवीज देखते हैं ना पिक्चर में, एक हीरो दो रोल कर रहा है, विलन भी है और हीरो भी है, और एक है दो, एक ऐसा बन जाता है, एक ऐसा बन जाता है। तो डबल रोल भी आपको करना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन के अंदर जैसी स्थिति होगी वैसा आपको करना है, ठीक है। जुड़वा, हाँ यहाँ जुड़वा मान लीजिए आप, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा करना। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है यहाँ पर किसी का? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो अभी के लिए फिर यही है हमारी क्लास। और शीट भेजी थी, हाँ हाँ, उसमें है ना 8 वाला क्वेश्चन था, उसमें आशा और निशा दोनों की बुक में एंट्री करनी थी। हाँ, तो एक बार निशा आप आशा, इंस्टॉलमेंट बन गई थी, तो क्या कह रहे हो इसमें? तो इसमें आशा निशा की एंट्री करनी थी, तो निशा इंस्टॉलमेंट बन गई थी, तो आशा ने तो एंट्री कर ली थी कैश अकाउंट डेबिट, बेड्स अकाउंट डेबिट टू निशा अकाउंट। अब ये निशा के अकाउंट में कैसे डेबिट वो एंट्री करेंगे? तो उसके केस में एंट्री होती है, मान लीजिए, ठीक है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ए बी ओड, ये बहुत सही, ये सही पूछा, ये मैंने बताया नहीं था। बी ओड रुपीज, और मैं जब ये शीट दे रहा था मैंने कहा ये कोई डाउट आएगा। बी ओड रुपीज 4000 फ्रॉम, बी ओड रुपीज नहीं, ऐसा करता हूँ, ये मैं थोड़ा सिंपल बनाना चाहता हूँ। बी ओड, ओड माने देना है उसको। बी ओड रुपीज 5000 टू ए, बी ने ए को 5000 रुपए देने, ठीक है। अपन यहाँ पे एक्स वाई ले लो ना, एक्स ओड रुपीज 5000 टू वाई, एक्स ने 5000 रुपए वाई को देने, ठीक है। और एक्स फिर अब इंस्टॉलमेंट हो गया, was declared insolvent and paid only 50 पैसा in a rupee, 1 रुपए में से 5 रुपए दिए उस, दिवाली हो गया और 1 रुपए 5 रुपए दिए। तो अब मैं यहाँ पे बुक्स दोनों की बनानी है, बुक्स ऑफ वाई और बुक्स ऑफ एक्स। मैं एक बार एक्स बनूंगा, एक बार वाई बनूंगा। एक्स ने देने हैं वाई को 5000 रुपए, तो ये जो देने हैं ना, इसकी एंट्री तो नहीं होगी अभी। देने मतलब पहले जो भी हुआ। अभी क्या हो रहा है, एक्स इंस्टॉलमेंट हो गया, सिर्फ 50 पैसे मिल रहे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट 2500, बैड डेट्स डेबिट 2500, एक्स 5000। ये इन्होंने कहा ये एंट्री तो हमारी बन जा रही है, इसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्स को
से वाई को 5,000 रुपए लेने थे एक्स से, और एक्स दिवालिया हो गया तो वाई को सिर्फ 2,500 रुपए मिलेंगे, और बाकी के एक्स से जो लेने 2,500 वो डूब गए। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताइए। नो सर। नो सर। जी अब सर। सवाल उठता है एक्स जिसको देने हैं वो क्या करेगा, तो वो एंट्री करेगा वाई अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए टू कैश 2,500 रुपए, और यहाँ जो खाता आता है उल्टा बैड डेट्स का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी खाता, या इसको शॉर्टेज बोलते हैं, कमी। ये आपके लिए प्रॉफिट है, आपको इतने पैसे देने नहीं पड़ रहे, बच गए आपको, आपके पास थे नहीं इसलिए नहीं देने। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, है ना, किसी चीज में क्षति हो जाए, कमी हो जाए, तो उसको डेफिशिएंसी कहते हैं। डेफिशिएंसी का हिंदी में मतलब होता है क्षति, कमी। शॉर्टेज का मतलब भी कमी होता है। तो आप वहां पे जो जिसको लेने हैं पैसे, जिसके डूबते हैं पैसे और जिसको नुकसान होता है, वो बैड डेट्स खाता खुलता है। वो कौन सा खाता खुलता है, बैड डेट्स। और जिसको देने हैं और उसको तो बच गया, उसको देने नहीं पड़े अभी पैसे, तो उसको तो प्रॉफिट हो गया, उसके वो डेफिशिएंसी खाता खुलता है या शॉर्टेज खाता खुलता है। आप इन दोनों में से कोई एक खाता खोल सकते हैं, दोनों नहीं की जरूरत है, एक। मैंने यहाँ पे दोनों बता दिया आपको, दोनों नाम, दोनों में से आप कोई भी अकाउंट एक बना सकते हैं, डेफिशिएंसी भी बना सकते हैं। सर जो मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में एंट्री थी वही वाली एंट्री है ये? हाँ वही तो, वहां पे भी यही थी, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ऐसे ही होता है डेफिशिएंसी वाला, और वहां पे डेफिशिएंसी बनाई है, शॉर्टेज बनाई, वही चीज यहाँ पे भी। ठीक है, आप डेफिशिएंसी खाता खोलिए, एक्स से शॉर्टेज खाता खोलिए, उस हिसाब से आपकी एंट्री। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। एनी मोर क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। नो सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट ट्रांजैक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 4 मतलब कौन सी शीट है ये? शीट नंबर 4। शीट नंबर 4। अच्छा ये तो सॉल्यूशन है, एक सेकेंड। और आप आगे से जैसे हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने कहा, आप शीट नंबर जरूर डाल के भेजिए, जैसे जैसे शीट बढ़ती जाएगी और दिक्कत बढ़ जाएगी। ये वाला तू कमल पेड अस 51,000 इन फुल सेटलमेंट, इसकी बात कर रहा तुम? हाँ सर। तो पहले मुझे ये ऊपर वाले ट्रांजेक्शन्स लेने रहेंगे, इनको देखिए। चलो इनको मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं दिखा देता हूँ सोल्यूशन शीट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। ओके देखिए, इसमें ऐसा होगा कि पहला है कि आपने कमल को 70,000 के गुड्स 20% ट्रेड डिस्काउंट में बेचे, तो कमल को कितने रुपए में गुड्स बेचे बताइए? 56,000। तो आप एंट्री करेंगे, आपको किसकी बुक्स में एंट्री करनी है? सिर्फ हरी की बुक्स में करनी। तो आप एंट्री करेंगे कमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 56,000। ये बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। फिर कमल ने 5,000 लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस कर दिए, लेकिन लिस्ट प्राइस तो दिए नहीं थे, 20% डिस्काउंट कम होगा 5,000 में, तो 5,000 में 20% कम होके आ गया 4,000। तो आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू कमल, आपकी एंट्री होगी 4,000 रुपए से। ये भी क्लियर है सबको? हाँ सर। यस ठीक है, ये भी आपको सबको क्लियर है। फिर अब आप बताइए कमल से अब लेने कितने पैसे बच रहे हैं? कमल से लेने थे पहले 5600, 5,600, अब 52,000 लेना है। 52,000। तो कमल ने फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कमल से जो पैसे लेने थे कमल ने सारे दे दिए डिस्काउंट पर। तो कमल से लेने थे 52,000, तो कमल से आपको 5,151,000 रुपए मिल गए फुल सेटलमेंट, मतलब उसका पूरा अकाउंट सेटल हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है, पूरे 51,000 रुपए देके अकाउंट सेटल हो गया। हमने भी खुशी खुशी डिस्काउंट दिया उसको, यहाँ पे डूबे नहीं है पैसे, हमने खुशी खुशी जो डिस्काउंट दिया 51,000 में, हमने कहा तू 51,000 दे दे, बाकी सारा काम हो गया। हाँ सर, तो वही डिस्काउंट और उसमें बैड डेट्स में वो था, कंफ्यूजन था कि मतलब क्या जब आएगा। फुल सेटलमेंट वर्ड यूज किया जाए तो आप मानिए खुशी खुशी से दिया गया है, ये डूबा नहीं है, ये दिवालिया नहीं हुआ, हमने खुशी से छोड़ दिया। हमने कहा ठीक है तो 51,000 दे दे। वो आया कमल, बोला कि मैं पैसे जल्दी दे रहा हूँ बताओ, तो मैंने कहा ठीक है तो 51,000 दे दे, डन। उसने भी कहा ठीक है डन, 51,000 दिया और काम ऐसा। तो ये हमने डिस्काउंट दिया, तो
52,000 लेने थे, 51,000 रुपए ले लिए और 1,000 रुपए का डिस्काउंट देगा उसको। ठीक है, हाँ सर। यस सर। यस सर। और बताइए, और डाउट है किसी का? सर सेकंड क्वेश्चन की भी आंसर शीट बता दीजिए। फिर से कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कौन सा? सर बी वाला। ओके, एक सेकंड, सेकंड क्वेश्चन का बी वाला क्या है? अच्छा, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा, विजय रिटर्न गुड्स अभी बताया ना, विजय ने 5,000 के लिस्ट प्राइस के गुड्स वापस किए। तो सेकंड, हमने विजय को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा था, 30,000 के गुड्स हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। विजय ने 5,000 के गुड्स वापस कर दिए लिस्ट प्राइस के। तो लिस्ट प्राइस 5,000 रुपए है, तो इनवाइस प्राइस कितनी होगी? 4500, 4,500। तो हम सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू विजय 4,500। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया सर। ओके सर। आ गया। यस अच्छा, सर। ये पूछा जा रहा है कि इसी शीट नंबर 4 का सेकंड। अच्छा ओके, इन्होंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन और इन्होंने एक डाउट आया है पहले वाले। चलिए मैं पहले वाला भी बता देता हूँ। जय ने, हमें जय की बुक्स में करनी है। जय ने विजय को 30,000 के गुड्स बेचे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, लेकिन विजय ने सिर्फ आधा पेमेंट नगद दिया है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये ट्रेड डिस्काउंट जो है ये आधे पेमेंट पे लगेगा कि पूरे 30,000 पे लगेगा कि आधे पे लगेगा? ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे लगेगा। पूरे पे लगेगा। आप लोग बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत फटाक से समझा। ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपसे कहा है कि सब पे दिया जाता है, उधार पे, नगद पे, तो ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे लगेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट तो जो आधा पेमेंट दिया उसी पे लगेगा। हाँ यस सर। यस सर। कैश डिस्काउंट तो आधे पेमेंट पे लगेगा। तो इसको मैंने ऐसे किया इस क्वेश्चन को कि पहले मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड, मुझे पूरा नहीं दिखाना है आपको। ये जो मेरा आपका सेकंड क्वेश्चन है, पहले मैंने एंट्री की विजय टू सेल 27,000। कैसे? 30,000 के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट। फिर इसका 27,000 का आधा पेमेंट ले लिया हमने विजय से, कितना? 13,500। 13,500। तो 13,500 पर मैं कैश डिस्काउंट दूंगा उसको और फिर बाकी का पेमेंट लूंगा उससे। समझ में आ गई ये बात? यस सर। यस सर। यस सर। और फिर बाद में उसने 5,000 का माल वापस कर दिया लिस्ट प्राइस का, तो 4,500 से एंट्री होगी उसकी। क्लियर है? यस यस सर। सर। और कोई Yes. डाउट? और कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी कहानी